नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है किराएदार। दोस्तों, मैंने 30 साल का बूढ़ा और 16 साल की लड़की को घर किराए पर दे दिया था। मैं समझी ये बच्ची और बूढ़ा बाप बेटी है, मगर मैं उस वक्त हैरान रह गई थी जब वो लड़की बोली, ये मेरे पति हैं। मैं चुप हो गई और कुछ न कहा। अगले रोज रात को मुझे उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। मैं तो डर गई और फिर अगले दिन मैंने उस लड़की को अपने घर बुलाया तो वो गले लगकर खूब रोई और कहने लगी कि दीदी, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। फिर उसके बाद मैंने छुपकर एक कैमरा उनके कमरे में लगा दिया था। फिर अगली रात मैंने कैमरा चलाया तो मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि वह बूढ़ा तो उस लड़की के साथ में कुछ ऐसा कर रहा था जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। आंखें फटी की फटी रह जाएंगी आपकी इस कहानी को सुनकर। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, विक्रम के जाने के बाद मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए थे और मैं अकेली थी। पहाड़ जितनी लंबी जिंदगी, समझ नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं। आज फिर रात के वक्त कुत्ते भौंक रहे थे और इनकी भौंकने की आवाज सुनकर मेरा दिल दहल रहा था। शायद विक्रम की जिंदगी में भी भौंकते होंगे, मगर मेरे पति का साथ था तो किसी चीज का डर नहीं था और न ही उन कुत्तों की आवाज से मैं डरा करती थी। अब तो एक लम्हा शादियों के बराबर लगता था और यूं ही आंखों में रात कट जाया करती थी। मैं यही सोचती थी कि अगर घर में चोर घुस आए तो मैं क्या करूंगी। आजकल तो चोर घर के सामान को लूटने के साथ साथ औरतों के इज्जत के साथ भी खेलकर जाया करते हैं। सारी रात मुझे यही डर लगा रहता था कि शायद ये कुत्ते चोरों को देखकर भौंक रहे हों। मैंने अपने खौफ से बचने का यही हल निकाला था कि मैं अपने घर के ऊपर वाला पोर्शन को किराए पर दे दूं। यूं मुझे सहारा भी मिल जाएगा और इस महंगाई के दौर में चलो 4 पैसे भी मेरे पास आ जाया करेंगे। दोस्तों, मैंने इस मंसूबे पर अमल करने की ठानी ली थी। यूं तो मोहल्ले में कभी कभार ही निकला करती थी और आज मैं खासकर आसपास के घरों में गई। मैंने एक आदमी से कहा था कि अगर किसी को किराए के लिए घर की तलाश है तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। शर्त ये है कि किराए के लिए आने वाले लोग शरीफ हों और मैं किसी तरह अकेले को घर किराए पर नहीं दूंगी, बल्कि कोई फैमिली ही आए। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे इस कदर जल्दी सुनी जाएगी। शाम के वक्त मेरे घर में लोग आ गए थे। एक बुजुर्ग और इसके साथ एक जवान लड़की आई थी। मैंने इनको ड्राइंग रूम में लाकर बिठा दिया और बोली कि आपको मैं जानती नहीं हूँ, इसलिए आपके आने का मकसद जानना चाहती हूँ। फिर वो आदमी कहने लगा कि दरअसल आपने कहा था कि आप अपने घर को किराए पर देना चाहती हैं। हमें भी रहने के लिए ठिकाने की जरूरत थी, इसलिए यहाँ आ गए हैं। मैंने सिर हिला दिया और बोली, मुझे वैसे भी किसी शरीफ सी फैमिली की तलाश थी। ये तो अच्छा हो गया कि आप बाप बेटी मेरे घर पर रहेंगे। मेरी ये बात सुनकर उस बूढ़े के चेहरे के रंगत ही बदल गई थी। फिर वो लड़की जल्दी से बोली कि नहीं नहीं, ये मेरे पिता नहीं है, बल्कि मेरे पति हैं। ये अल्फाज कम उम्र लड़की ने बोले थे। इस सारी बातचीत में वो पहली बार बोली थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। मैंने तो कभी भी बेमौका बात नहीं की थी और न जाने आज मुझे क्या हो गया था। मैंने जल्दी से बोली कि मेरी बात से आप लोगों के दिल दुखा है, मुझे माफ कर दें। इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कोई और शब्द नहीं थे। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी बोला कि कोई बात नहीं बहन,
आप ये बताएं कि आप हमें ये घर किराए पर देंगी या नहीं। दोस्तों, मैं बोली, क्यों नहीं, मैं आपकी अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन आपको देती हूँ। तब उस आदमी के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी बीवी के तरफ देखा, जैसे वो बहुत परेशान हो, घबराई हुई हो और उदास भी हो। मगर मैंने सर झटक दिया कि शायद ही मेरा वहम हो। फिर मैंने उन लोगों को पर वाला पोर्शन दिखा दिया था, जो कि इन्हें बहुत पसंद भी आ गया। किराए की बात हुई तो महेंद्र मुंह मांगा किराया देने को भी तैयार था। ये मेरे लिए खुशी की बात थी। और फिर मैंने ऊपर वाले पोर्शन की चाबी उनको थमा दी और इत्मीनान भरी सांस ली नीचे आ गई। मैं चाहकर भी महेंद्र और रजनी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। रागिनी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। ना जाने उसके माँ बाप ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फूल सी बेटी महेंद्र को दे दी। मुझे रजनी में अपनी छोटी बहन नजर आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो अब तो वह यहीं पर रहेंगी, तो मैं इससे सब कुछ जान लूंगी। दोस्तों, शाम हुई तो मुझे मेरी मम्मी की पुरानी बातें याद आने लगी। जब भी हमारे मोहल्ले में कोई नए लोग आकर बसते थे, तो मम्मी एक पहर का खाना उनको जरूर बना कर दिया करती थी। वो ये सोचा करती थी कि ना जाने उन लोगों के पास चूल्हा चौकी करने का पूरा इंतजाम है भी या नहीं। फिर मैं भी किचन में आ गई। तो पहले तो मैं केवल अपना खाना बनाया करती थी, लेकिन आज मैंने 3 लोगों का खाना बनाया था। मैंने अच्छे तरीके से ट्रे सजाई और ऊपर की तरफ चली गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि मैंने ऊपर आकर अच्छा भी किया है या नहीं। मुझे उन लोगों को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए था। मैं वापस लौटने ही लगी थी जब दरवाजा एकदम से खुल गया। सामने ही महेंद्र खड़ा था। उसने मेरे हाथ में ट्रे देखी तो कहने लगा कि बहन, आपने बिना वजह परेशान क्यों हुई। फिर मैं मुस्कुरा दी और बोली कि नहीं, इसमें परेशानी कौन सी बात है। फिर ये तो मेरा फर्ज बनता था। आप लोग मेरे साथ रहने लगे हैं, मुझे इतना तो करना ही था। तब महेंद्र बोले कि रजनी खाना बनाने ही लगी भी आपने बिना वजह ही परेशान हुई। मैं बोली कि आज के दिन रजनी भी आराम कर लेगी। वैसे वो है, कहाँ मैं जरा इससे भी मिल लूं। इतना कहकर मैं रूम में जाने ही लगी थी कि वो एकदम से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो बोला, दरअसल रजनी सो रही है, इसके सिर में बहुत दर्द था। तो मैंने कहा कि तुम सो जाओ, अगर वो आधी नींद से जाग गई तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। वो बहुत ही नाजुक सी है, कच्ची नींद से उठ जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर मैंने सर हिला दी और वापस नीचे आ गई। मगर मेरे दिमाग में हजारों किस्म के सवाल ने सर उठा लिया था। मैं तो यही सोचती रह गई थी कि महेंद्र ने एक ही लम्हे में कैसे बात पलट दी थी। पहले तो कह रहा था कि रजनी किचन में है और खाना बना रही है, फिर फौरन से यह भी कह दिया कि वो तो सो रही है। मुझे इस बात का एहसास शिद्दत से हो रहा था कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। मैं इस बारे में सोचना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो लोग यहाँ किराए के तौर पर आए थे। चलो, आज की रात कुत्तों के भौंकने की आवाज की दर में नहीं गुजारेगी। फिर मुझे किसी दूसरे के हाल का ध्यान भी नहीं करना चाहिए था। मैं सुबह उठी, पूजा पाठ की, फिर मैंने भी खाना खा लिया था। मुझे इस बात का 100% यकीन था कि रजनी मेरे पास जरूर आएगी और खाने के लिए शुक्रिया अदा करेंगी। मगर ये मेरी बस ख्याली पुलाव ही साबित हुई थी। मैंने बहुत देर तक रजनी का इंतजार किया था, मगर वो नीचे नहीं आई, इसलिए मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। आज मुझे चोरों से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे यकीन था
कि आज की रात मेरी बहुत सुकून से कटेगी। दोस्तों, मैं आराम से सो गई थी, मगर आधी रात के वक्त मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरी आंख कैसे खुल गई। तभी मेरे कानों में किसी लड़की के चीखने की आवाज पड़ी थी। ऐसा लग रहा था चीखने वाली लड़की बहुत ही तकलीफ में हो। मुझे बहुत डर लगा था। मैं शुरू से इतनी डरपोक नहीं थी, लेकिन जब से मेरे पति का देहांत हुआ, मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। ये आवाज थमी नहीं, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। मैंने खुद को बेड पर गिरा दी और कानों पर हाथ रखकर हनुमान चालीसा पढ़ने लग गई। उसके बाद यूं ही करते करते पूरी रात कट गई। जब सुबह हुई तो जाकर लड़की के चिल्लाने की आवाज काम हुई थी। मैंने नहाकर पूजा पाठ किया। मुझे अपनी हालत पर अफसोस होता था। ऐसा लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी। पूजा करके मैं सोने के लिए लेट गई थी। सुबह 9 बजे मेरी फिर से आंख खुल गई तो मैं उठकर बाहर बरामदे में आकर बैठ गई। तभी मुझे महेंद्र नजर आया। वो नीचे आ रहा था। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो बहुत घबराया हुआ लगा था। उसने मुझे नमस्ते किया और जल्दी से वहां से निकलकर बाहर चला गया। शायद मेरे सवाल से डरकर जल्दी से बाहर निकल गया था। महेंद्र के हुलिये से यही जाहिर हो रहा था कि जैसे वह ऑफिस के लिए निकला हो। मैंने उठकर अपना नाश्ता बनाया। अब तक महेंद्र वापस नहीं आया था, तो इस बात का कंफर्म हो गया कि वह वाकई काम के सिलसिले में घर से बाहर निकला है। मैंने इस मौके को सुनहरा समझा था, क्योंकि कल से रजनी के साथ एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं उसके साथ बैठकर बातें करना चाहती थी, इसके हालत के बारे में जानना चाहती थी। इसलिए मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले पोर्शन की तरफ पहुंच गई। मैंने दरवाजा खटखटाया और इस इंतजार में खड़ी हो गई कि अभी रजनी दरवाजा खोल देगी, मगर इसने दरवाजा नहीं खोला था। और यह कोई आम बात नहीं थी। वो लड़की कल से मेरे घर आई हुई थी, मगर मैंने इसकी एक झलक भी नहीं देखी थी। मैं वापस पलटने के बजाय फिर से दरवाजा खटखटाने लगी थी। तभी रजनी की घबराई हुई आवाज मुझे सुनाई दी। वो कहने लगी, दीदी आप है? मैं बोली, हाँ हाँ मैं हूँ, तुम दरवाजा खोलो तो। मुझे रजनी के सिसकने की आवाज आई थी। वो बोली, दीदी दरवाजा मैं कैसे खोलूं? महेंद्र बाहर से ताला लगा कर गया है। मैं इसकी बात सुनकर शॉक्ड सी रह गई थी। तभी मेरी नजर दरवाजे पर लटकते छोटे से ताले पर पड़ी। मैं बोली, रजनी तुम्हारा पति तुम्हें बाहर से बंद करके क्यों गया है? वो बोली, मेरा पति मुझ पर शक करता है। इसकी उम्र मुझसे ज्यादा है, तो इससे हर वक्त यही गम सताता रहता है कि मैं इसे धोखा न दे दूं। दोस्तों, मैं रजनी के लिए बेहद परेशान हो गई थी। मैं बोली, तुम ठीक तो हो? इसकी जख्मी सी हंसी मुझे सुनाई दी थी। वो बोली, हाँ कहने को तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास दुनिया के हर चीज मौजूद है, रुपया, पैसा, कपड़े, जूते, मेरा फ्रिज तरह तरह के खानों से भरा पड़ा है, मगर मैं खुश नहीं हूँ। मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। मैं बोली, रजनी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो बोली, मेरी मदद तो मेरे अपनी ने नहीं की, तो आप क्या करेंगी? आपसे इतनी गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कर दिया करें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बोली, क्यों नहीं? मैं वापस पलटने लगी तो रजनी बोली कि आप प्लीज महेंद्र को मत बताइएगा कि आप यहाँ पर आई थी या मैंने आपसे कुछ भी कहा है। फिर मैं बोली कि हाँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। मैं इससे किसी बात का जिक्र नहीं करूँगी। इतना कहकर मैं नीचे आ गई थी। मुझे रह रहकर रजनी के माँ बाप पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर इन्होंने ऐसा किया ही क्यों था।
इन्होंने अपनी फूल सी बच्ची की शादी बड़ी उम्र के मर्द से क्यों कर दी, जो अपनी सारी जिंदगी पर शक करते हुए गुजर देगा। शाम हुई तो महेंद्र वापस आ गया था। मुझे नमस्ते करके वो ऊपर चला गया। मैं सोचने लगी कि काश ये अपनी बीवी को यूं कैद में न रहता तो कितना अच्छा होता। चलो हम दोनों लड़कियों के आपस में दोस्ती हो जाती, मैं अपने गम बांट लेती, मगर अब क्या हो सकता था। मैं अपने रोजमर्रा के काम निपटाने लगी और सोने के लिए लेट गई थी। आज फिर आधी रात के वक्त मेरी आंख खुल गई और आज भी वही हुआ जिसने मुझे कल सोने नहीं दिया था। मुझे किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने कान लगाए तो मुझ पर यह हकीकत जाहिर हुई थी कि यह आवाज तो बहुत करीब से आ रही थी। कहां से आ रही है आवाज भला? मुझे इस चीज का सुराग हर सूरत में लगाना था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई। अब चीखने की आवाज ज्यादा करीब से सुनाई दी थी। तब मुझे अंदाजा हुआ था कि चिल्लाने का शोर कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर वाले पोर्शन से आ रहा था, और चीखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रजनी है। एक लम्हे के लिए तो मैं घबरा ही गई थी। मैं जल्दी से सीढ़ियां चढ़ गई थी। मुझे रजनी से पहली नजर में ही बड़ी मोहब्बत हो गई थी। अब भला मैं इसे कैसे परेशानी में छोड़ सकती थी। फिर उसके बाद मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैं कितनी ही देर यूं ही खड़ी दरवाजा खटखटाती रही थी, मगर मजाल है जो किसी ने जरा सी भी आवाज दी हो। और ऐसा भी नहीं था कि दरवाजे की आवाज सुनकर शोर थम गया हो, बल्कि अब तो मुझे रजनी की चीखने की आवाजें साफ आ रही थी। दरवाजा पीट पीट कर मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया था, इसलिए मैं मजबूरन नीचे आ गई। आज रात रजनी की फिक्र से मुझे नींद नहीं आने वाली थी, इसलिए मैं बरामदे में ही बैठी रही थी, यहाँ तक कि सुबह हो गई थी। सुबह जब महेंद्र घर के नीचे आया तो मुझे देखते ही घबरा गया। मैं बोली, महेंद्र साहब मेरी बात सुनिए। मैंने उस आदमी के चेहरे पर खौफ बढ़ता हुआ देखा था। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बोला, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। महेंद्र के चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी फैल गई थी। वो बोला कि आपको रजनी की फिक्र हो रही है कि वह क्यों चीखती रहती है। मुझे इसकी बेहताशा फिक्र होती है, मगर मैं कुछ भी कर नहीं सकता। आपके पास कोई हल हो तो मुझे भी बता दे। मैंने देखा कि महेंद्र की आंखों से आंसू निकल रहे थे और मुझसे नजर बचाकर अपने आंसू साफ कर रहा था। मैं बोली, मुझे यह बताएं कि इसके साथ मसाला क्या है, तभी तो कोई हल बता पाऊंगी। दोस्तों, महेंद्र ने सर उठाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, रजनी का सबसे बड़ा मसला इसके नापसंदीदा आदमी से शादी है। मैंने हैरत से महेंद्र की तरफ देखा। वो हंसा और बोला, मेरी शक्ल और सूरत को गौर से देखिए और मुझे बताएं कि क्या रजनी जैसी कम उम्र लड़की मेरे साथ खुश रह सकती है। उस दिन तो आपने भी मुझे उसका बाप समझ लिया था। मुझसे बस यही गलती हुई थी कि मैं रजनी के बाप की बातों में आ गया था। इसने मुझसे 30 लाख रुपए कर्ज लिया था। इसने 1 साल के वादे पर लिया था और 4 साल गुजर गए थे। वो कर्जा नहीं लौटा रहा था। मैं इसे मेहनत पर मोहलत दे रहा था, मगर अब मेरी भी बर्दाश्त की हद हो गई थी। उसके बाद मैंने कह दिया कि अगर मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो कहने लगा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। तुम यूं करो कि पैसों की जगह मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो। मुझे इसकी बात सही नहीं लगी थी। फिर मैं बोला, तुम यह क्या कह रहे हो। इसने अपनी बेटी की तस्वीर मेरे सामने रख दी और बोला कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और से पैसे लेकर इसको विदा कर दूंगा। दोस्तों, दरअसल मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मैं सिर्फ 30 वर्ष का था और मेरी बीवी 18 वर्ष की थी।
हम दोनों एक दूसरे के संग बहुत खुश थे, मगर फिर औलाद पैदा करते हुए मर गई और न औलाद बची और न बीवी। मैंने अपनी बीवी के साथ वफा निभाई और 40 वर्ष की उम्र को पहुंचाने के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं की थी। मगर मुझे तन्हाई का एहसास बड़ी शिद्दत से होता था। जी चाहता था कि कोई मेरा भी हो जिससे मैं अपना दुख सुख बांट सकूं। फिर मैं किसी की सुनी और कोई मेरी सुने। मैं रजनी के बाप की बातों में आ गया और शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की रात रजनी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझ पर थूक दिया कि मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए। अब वो हर रात मुझे जलील करने के लिए चीखती चिल्लाती है। इसी वजह से मुझे अपना घर भी छोड़ना पड़ गया, क्योंकि लोग मुझ पर शक करते थे कि शायद मैं अपनी बीवी पर जुर्म करता हूँ। मैं यूं ही घर बदलता रहता हूँ। लोग रजनी की वजह से मुझे जीने नहीं देते हैं। अभी मेरा चौथा घर है। मैंने यहाँ आकर इसके आगे हाथ भी जोड़ दिए थे और बोला कि मुझे यहाँ पर जलील मत करो, तुम्हें भगवान का वास्ता है मुझे जी लेने दो। मगर वह यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इसमें रजनी का भी कोई कसूर नहीं है। वह दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी है, इसका इलाज चल रहा है। वह लोगों को जख्मी भी कर देती है, इसलिए मैं इसे बाहर से ताला लगाकर जाता हूँ। दोस्तों, मैं ये सब बातें सुनकर दंग सी रह गई थी। मैंने बड़े गौर से महेंद्र के चेहरे की तरफ देखा। उसकी तरफ देखकर यही लग रहा था कि वो सच कह रहा है। तब मैं वादे पर लिया और 4 साल गुजर गए। मैं ऑफिस में होता हूँ, पीछे से वहाँ पर हमला कर देगी तो कसूरवार कौन होगा? हो सकता है कि वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर दे, इसलिए आप मुझे इस काम से माफ ही रखें। मैं यह सब नहीं कर सकता। मैं बोली कि अगर रजनी ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया तो मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। आप बस मेरी ये बात मान ले। महेंद्र मेरी तरफ बड़ी गौर से देखता रहा था। फिर इसे अपनी जेब से चाबी निकाल के मुझे थमा दी और बोला कि आपको होशियार रहना है। अब मैं ये सोच सोच कर परेशान होती जा रही थी कि आखिर सच क्या हो सकता है। उसके बाद ताला खोलकर मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई थी। मुझे रजनी सोफे पर बैठी नजर आई। वो किसी गहरी सोच में गुम थी और बार पर अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने उसको पुकारा तो मुझे देखकर उछल पड़ी। फिर दिल पर हाथ रखकर बोली कि आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं हंसी तो वह हैरत से बोली कि आप यहाँ कैसे आ गई? आपको चाबी कैसे मिल गई? मैं बोली, बस ये तुम्हारी दीदी का कमाल है। रजनी रोने लगी और उठकर मेरे गले लग गई। वो बोली, दीदी, मुझे बहुत अरसे से किसी ऐसे कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सर रखकर रो सकती। रजनी, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी दीदी तुम्हारे पास है। आज यहाँ तुमसे बहुत ही जरूरी बात पूछने आई हूँ। मुझे ये बताओ कि रात के वक्त तुम चीखने क्यों लगती हो? जबकि मैंने महेंद्र की बातों पर भरोसा कर लिया था, मगर मैं रजनी की तरफ की भी कहानी सुनना चाहती थी। मुझे यही नहीं पता कि कहीं महेंद्र ने मुझे पागल ही बनाया हो। वह घबरा गई थी और कहने लगी, नहीं, मैं तो नहीं चीखती, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। महेंद्र मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। दोस्तों, मैं इस लड़की की बातें सुनकर ही हैरान रह गई थी। उसने अचानक ही कया पलटी, कल तो कुछ और कह रही थी। फिर वो बोली कि आप मुझे अपना पोर्शन दिखाएं। आपने इसकी कैसे सजावट की हुई है? मैं भी अपना घर सजाना चाहती हूँ ताकि मेरा पति घर आए तो उसे ताजगी का एहसास हो। मैंने सर हिला दिया और बोली कि हाँ, आ जाओ। दोस्तों, मैं रागिनी को अपने साथ ले गई थी, मगर अभी तक इसके अजीब से व्यवहार के बारे में सोच रही थी।
हम दोनों नीचे आ गए तो रजनी ने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया था। उस पर जलने का निशान था। मैं एकदम से डर गई थी। मैं बोली कि क्या हुआ, तो वो कहने लगी कि मैंने आपसे जो बातें की थी, न जाने वो मेरे पति ने कैसे सुन ली। शायद उसने कुछ रिकॉर्डिंग के लिए लगा रखा हुआ है। वो मुझ पर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं, इसलिए मैंने ऊपर आपसे कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बूढ़ा पति मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। यह जो रात रात भर मैं चीखती रहती हूँ, यह बिना वजह नहीं है। आप अगर अपनी आंखों से देख ले कि मुझ पर क्या गुजरती है तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप कैमरा मंगवाकर ऊपर वाले पोर्शन में लगवा दे। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। दरअसल से फिर वह रिकॉर्डिंग थाने में लेकर जाएंगी तो मेरे मुजरिम को सजा मिल जाएगी और मैं आजाद हो जाऊंगी। दोस्तों, मैं बोली ठीक है, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। सच कहूँ तो मैं इन दोनों मियाँ बीवी की बातों में फंस कर रह गई थी। मुझे तो दोनों की बातों पर यकीन आ जाता था। दोनों ही मासूम लगने लगे थे। सच पहुँचने का एक ही हल था और वो था कि मैं सच में कैमरों पर वाले पोर्शन में लगा देती। मैंने कैमरे के लिए किसी से कह दिया था है। मुझे हर रात ऊपर वाले पोर्शन से चीखने की आवाजें आती रहती थी और सुबह महेंद्र मेरे सामने रोने लगता था और कहता था कि मेरी बीवी की हालत बहुत खराब होती जा रही है, जबकि दिन के वक्त रजनी मेरे सामने रोती रहती और कहती कि मुझ पर जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। मैं रजनी का दिल लगाने की हर मुमकिन कोशिश किया करती थी। इसे हुनर सिखाती, इससे बातें करती थी, इसको घर की सजावट के बारे में बताती, इसको अपना मेकअप, सामान, साड़ियाँ, गहने सब कुछ दिखाती कि किसी तरह इसका दिल बहल जाए। वो मेरे साथ बहुत खुश रहती थी। मुझे इन दोनों मियाँ बीवी के बहुत फिक्र होती थी। मैं चाहती थी कि अगर महेंद्र मुजरिमाई है तो इसे जल्द से जल्द सजा मिल जाए और अगर रजनी बीमार है तो इसका इलाज हो जाए। कैमरा आने में अभी एक दिन बाकी था। शाम मैंने बिरयानी बनाई तो सोचा कि रजनी को दे आऊं। दोस्तों, मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रही थी जब मेरे कानों में रजनी के आवाज पड़ी। वो बोली कि आज रात पूरी तैयारी के साथ आना। तुम इसकी फिक्र मत करो, वो कमजोर है, इसे काबू करना आसान है। मैं यह बात सुनकर उल्टे कदम लौट आई थी। मेरे सामने रजनी का किरदार एक सवालिया निशान बना हुआ था। शायद रजनी गलत थी। वह रात अपने किसी आशिक को घर पर बुलाती थी और महेंद्र को काबू कर लेती थी। क्या पता बांध भी देती हो और फिर जानबूझकर सिसकती हो ताकि लोग महेंद्र को बुरा समझे और वो अपनी मनमानी करती रहें। कैमरा आने में अभी देर थी, इसलिए मैंने अपनी एक दोस्त लेडी कांस्टेबल को फोन किया और सारे हालात से आगाह कर दिया। मैं इसे बोली कि मुझे तुम्हारी टीम की जरूरत है। मेरे घर आ जाना, लेकिन पूरी तरह छुप के आना। उसके बाद इसने हामी भर ली थी। मैं खाना खाकर अपनी दोस्त इंतजार कर रही थी। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी आंख लग गई और खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने अपने इर्द गिर्द हैरत से देखा कि मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी थी। मैं बोली, पूजा, मैं यहाँ कैसे आई हूँ? वो हंसी और बोली, इसी तरह तुम बहुत बड़ा कारनामा करके आई हो। कुछ अरसे से हमें लगातार इस चीज की शिकायत मिल रही थी कि एक गिरोह है, वह लोगों के घरों में घुसकर चोरी करते हैं। कल रात तुम्हारी वजह से वह गैंग हमारे हाथ लग गया है। फिर मैं बोली कि वो कैसे? मेरी दोस्त कहने लगी कि तुम्हारे घर जो किराएदार रह रहे थे वो इसी गिरोह का हिस्सा था। इनका तरीका यह है कि वह बेसहारा औरतें के घर में मासूम बन के रहते औरतों को चकमा देने के लिए अदाकारी करते थे। पति बीवी पर इल्जाम लगाता और बीवी पति पर। ये औरतें इनके मामले में उलझकर बाकी सब कुछ भूल जाती थी। तुम्हारे साथ ही उन्होंने ऐसा ही किया।
तो तुमने खुद रजनी को अपने घर की एक एक चीज दिखाई, तुमने उसे अपनी जेवरात तक दिखा दिए। ये तो तुम शुक्र करो जो रजनी की बातें तुमने सुन ली। कल रात उन्होंने तुम्हारे खाने में नींद की दवा शामिल कर दी थी और तुम्हारे घर की एक एक चीज लूटने का इरादा रखते थे। सोफे, वॉशिंग मशीन, सोने के जेवरात, यहाँ तक कि कपड़े, बर्तन वगैरह भी। हम मौके पर पहुँच गई और यूं तुम्हारी चीजें बच गई। मैंने पूजा की बातें सुनी तो दिमाग साय साय करने लगा था। लोग दूसरों को लूटने के लिए किस हद तक अदाकारी कर लेते हैं। यह तो भगवान लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया। अब तो किराएदार रखने से डर लगने लगा है। मैं तन्हा ही रहती हूँ। मेरे ख्याल में बुरी सौगत से तन्हाई हजार हजार गुना बेहतर है।